नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस एक किताब की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाती है। जी हां, भारत का संविधान। अब ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपनों का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस शानदार ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। तो एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, आखिर भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? क्या वजह है इसकी? असल में वजह बहुत सीधी है। सोचिए, भारत की जो जबरदस्त विविधता है और फिर एक ही दस्तावेज में केंद्र और हर एक राज्य के लिए नियम बनाने की जो बड़ी चुनौती थी, उसी का नतीजा है ये। और जरा सोचिए, इस विशाल दस्तावेज को बनाने में वक्त कितना लगा होगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर अपने आप में कहानी कहता है। कहानी उस असाधारण मेहनत और गहरी सोच की जो इसे बनाने में लगी थी। तो आज की हमारी चर्चा में हम इस ब्लूप्रिंट को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले भारत का संवैधानिक ब्लूप्रिंट, फिर इसकी कुछ खास बातें, इसके बाद इसकी बनावट यानी भाग और अनुच्छेद, फिर जानेंगे इसकी डिटेल्स जो 12 अनुसूचियों में हैं, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये कैसे एक जीवंत दस्तावेज है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत का संवैधानिक ब्लूप्रिंट। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। वो दौर जब एक तरफ तो देश विभाजन की त्रासदी झेल रहा था और दूसरी तरफ आजादी की एक नई सुबह की जबरदस्त उम्मीदें थीं। जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द ठीक उसी उम्मीद और उस सपने को दिखाते हैं। और पता है, इसी जज्बे के साथ, इसी सोच के साथ संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो एक नए राष्ट्र की कल्पना को हकीकत में बदल सके। चलिए अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। मतलब वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जो भारत के संविधान को इतना अलग, इतना अनूठा बनाते हैं। और इसकी सबसे दिलचस्प बातों में से एक है इसका ग्लोबल मिक्स। हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के कई संविधानों को पढ़ा, उनको समझा, लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने वहां से अच्छे विचारों को लिया और उन्हें भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। आप देखिए कैसे दुनिया के बेहतरीन आइडियाज को एक जगह लाया गया, जैसे ब्रिटेन से ली गई संसदीय सरकार की व्यवस्था, अमेरिका से आए हमारे मौलिक अधिकार, आयरलैंड से लिए गए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, और हाँ, फ्रांस से हमें मिले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। इसकी एक और बहुत खास बात है, ये एक ही समय पे कठोर भी है और लचीला भी। मतलब संविधान के जो बुनियादी हिस्से हैं उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है ताकि नींव मजबूत रहे, लेकिन साथ ही बहुत से ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें संसद आसानी से बदल सकती है। ऐसा इसलिए ताकि ये वक्त के साथ साथ खुद को बदल सके, विकसित हो सके। और भारत का सिस्टम भी देखे कितना अनोखा है। कहने को तो ये एक फेडरल सिस्टम है जहां केंद्र और राज्यों के बीच ताकत बंटी हुई है, लेकिन असलियत में एक मजबूत केंद्र, एक ही संविधान और हम सबकी एक ही नागरिकता, ये सारी चीजें इसे एकात्मकता की तरफ झुकाती हैं। और यही वो ताकत है जो पूरे देश को एक साथ बांध कर रखती है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं तीसरे हिस्से में और देखते हैं इसकी बनावट यानी इसके भाग और अनुच्छेद। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये देश की रूल बुक का एक फ्लोर प्लान हो या फिर किसी किताब के अलग अलग चैप्टर्स। जब संविधान बना था तो इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, और आज कई बदलावों के बाद ये बढ़कर लगभग 25 भाग और 448 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। और इन भागों में सब कुछ है, हमारे मौलिक अधिकारों से लेकर, जिन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इमरजेंसी के नियमों तक। मतलब शासन का हर पहलू इसमें शामिल है। अब आता है हमारा चौथा हिस्सा, अनुसूचियां या शेड्यूल्स। देखिए, अगर भाग और अनुच्छेद संविधान की मेन बिल्डिंग है, तो अनुसूचियां वो उसके एनेक्स्चर या अपेंडिक्स की तरह हैं जहां सारी टेक्निकल डिटेल दी गई है। तो सवाल उठता है कि ये अनुसूची होती क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये संविधान से जुड़ी हुई लिस्ट्स हैं। इनमें वो सारी डिटेल जानकारी होती है जिसे मेन आर्टिकल्स में नहीं डाला गया। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि संविधान साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और पढ़ने में आसान रहे। चलिए कुछ जरूरी अनुसूचियों पर एक नजर डालते हैं। जैसे 7वीं अनुसूची, ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पावर को साफ साफ बांटती है, कौन क्या काम करेगा। जैसे डिफेंस केंद्र के पास है तो पुलिस राज्यों के पास, सब कुछ क्लियर। फिर आती है 8वीं अनुसूची। इसमें हमारे देश की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं की लिस्ट है।
ये एक तरह से भारत की जो कमाल की भाषाई विविधता है, उसे संवैधानिक सुरक्षा देती है। और एक और जरूरी उदाहरण है 10वीं अनुसूची का, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। इसे बाद में जोड़ा गया था ताकि पॉलिटिक्स में थोड़ी स्थिरता लाई जा सके। और ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे हमारा संविधान नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वक्त के साथ खुद को बदलता रहता है। और बस यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। मतलब ये पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमारे देश के साथ साथ लगातार बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। इसका सबसे अच्छा सबूत तो इन अनुसूचियों का बढ़ना ही है। देखिए, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। फिर जैसे जैसे देश को जरूरत महसूस हुई, नई अनुसूचियां जुड़ती गईं। 1951 में भूमि सुधार के लिए, फिर 1985 में दल बदल रोकने के लिए, और 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत देने के लिए। तो शुरुआत में 8 और आज 12। ये जो 8 से 12 तक का सफर है ना, ये नंबर ही अपने आप में संविधान की विकास यात्रा की कहानी है। इसकी वो क्षमता कि ये वक्त के साथ कैसे ढल सकता है। तो घूम फिर के सवाल वही आता है कि 75 साल से भी ज्यादा पुराना ये दस्तावेज आज भी इतना रेलेवेंट, इतना प्रासंगिक क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसकी इसी क्षमता में कि ये खुद को बदल सकता है, और उन बुनियादी सिद्धांतों में जो हर पीढ़ी के लिए उतने ही सच्चे हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसका काम शायद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक देश की लगातार आगे बढ़ती यात्रा का मार्गदर्शन करता है।